जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आप सभी के जो तैयारी है उसको और बेहतर करने के लिए, उसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए अब मैं एक और नया क्लास यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें हम लोग अभी मॉडर्न हिस्ट्री जो है, जो आधुनिक भारत है, उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस ईयर जिस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं अब उस तरीके से हम लोग पूरा आधुनिक भारत जो है उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। और ये पूरा हमारा यूपीएससी बेस्ड रहेगा, लेकिन ये इसमें स्टेट पीसीएस अब हिस्ट्री है तो सेम लगभग कॉन्सेप्ट तो वही रहता है, तो आप लोग सभी देख सकते हैं इसको। देखिए, पहला वीडियो है, आप लोग जरूर बहुत प्यार दीजिएगा, यानी कि कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, उसी से आप लोगों का प्यार दिखता है तो एक मोटिवेशन बनता है। ठीक है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसमें। देखिए, इसमें ये जो वीडियो है ये फर्स्ट वीडियो है, तो मैं पहले अपना एक प्लान बताता हूँ। ठीक है। कि जैसे कि सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री, मैं इससे पहले जो है इससे पहले जो प्राचीन भारत है उसको पढ़ा चुका हूँ और मध्यकालीन भारत भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। और सबसे ज्यादा हम लोग का यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है, यानी कि आधुनिक भारत है वो। ठीक है। तो इतिहास के अंतर्गत हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं, आधुनिक भारत से। ठीक है। लेकिन उससे पहले प्लानिंग क्या है, देखिए वीडियो किस तरीके से आपको आएगा। मतलब एक पढ़ाने का जो टेक्निक है सबका अपना अपना है, मेरा अपना प्लानिंग है, तो मैं उस हिसाब से आपको यहाँ पे पहले डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। थोड़ा सा जरूरी है, सब चीजें ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग अगर हिस्ट्री या फिर मैं लगभग किसी भी चीज को पढ़ाता हूँ तो उसमें जो सिलेबस है और क्वेश्चन सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखने वाले हैं सिलेबस। ठीक है। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस देखने वाले हैं। उसके बाद से सिलेबस के बाद से जितने भी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो आधुनिक भारत से पूछे गए प्रश्न है, तो वो किस तरीके से पूछे गए हैं लगभग मैं उसको 2012 से लेकर के चलूंगा, ताकि उसमें दो चीजें क्लियर होंगी। अभी अभी मैं बताने वाला हूँ, इसलिए सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ मैं। देखिए, इसमें दो चीजें होंगी। एक तो ये होगा कि आप 2012 से देखते हैं तो पहली बात है तो ये होगी कि आप थोड़ा सा आप इसमें जैसे कि नॉलेज के बेस पे मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है। कि नॉलेज, एक तो आपको नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा आपकी एक मान के चलिए अगर आप पढ़ रहे थे पहले भी हिस्ट्री वगैरह, तो आपको एक रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बताने का, कि आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि हम लोग जो आगे चल करके जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक से किस तरीके से प्रश्न बनाया जा रहा है। वो जो हम लोग जो सिलेबस के अंतर्गत जो मॉडर्न हिस्ट्री को जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग किस तरीके से पढ़ें और किस चीज को कितना महत्व, एक महत्व दें, वो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है। तो वो पैटर्न भी हम लोग को दिखेगा। प्लस हम लोग जितने भी प्रश्न पढ़ेंगे कहीं ना कहीं वो प्रश्न हमारे को रिवाइज होगा, तो कुछ टॉपिक भी उससे हमारे तैयार होंगे। तो मैं ये चीजें पूरा इस तरीके से जो है आपको लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे मेंस के लिए भी जो मेंस का हम लोग सिलेबस यहाँ पे देखने वाले हैं। मेंस का सिलेबस तो देखेंगे ही, उसके साथ ही हम लोग मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। ठीक है। तो उसको मैं अगली बार लेकर के आऊंगा। अभी सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री जो यहाँ पे जो प्रीलिम्स के दृष्टि से उसको पहले देख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद से फिर मेंस में किस तरीके से प्रश्न बन रहा है, ताकि एक माइंडसेट बना रहे कि मेंस के लिए भी कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो हमारा इस तरीके से प्लानिंग रहेगा। आप लोगों का एक सपोर्ट होना चाहिए थोड़ा सा। जरूर आप लोग देखिए, वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। ठीक है। इसमें आप लोगों को कोई किसी भी तरीके से कोई खर्चा नहीं लगता है, बल्कि एक मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत जिस तरीके से करना पड़ता है, तो आप लोग कम से कम इतना प्यार जरूर दिखाएंगे। और देखिए, अगर गलत चीज लगता है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके गलत बोल सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को मेहनत लग रहा है कि हाँ मैं अच्छे से इस चीज को कर रहा हूँ, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा और लाइक भी कीजिएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, हमारे अगर हम लोग देखें तो यूपीएससी में आप देखते हैं कि यहाँ पे आपका ये जो प्रीलिम्स के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट पेपर होगा और सेकंड पेपर होगा। मैं किसी भी तरीके से सिलेबस वगैरह का डिस्कस बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जहाँ से एक प्रक्रिया होती है ना कि हम लोग कहाँ से लेकर के चलें तो एक जुड़ाव फील होगा हम लोग को, बस मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो पहला पेपर होता है उसके अंतर्गत हमारे जीएस के जो जो जीएस होता है उसके अंतर्गत हम लोग सारी चीजों को देखते हैं।
दूसरा हमारा सी सेट होता है। तो हम लोग सी सेट के बारे में कोई बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं इसके अंतर्गत। और इसमें भी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं हिस्ट्री के अंतर्गत। हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग केवल बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत। तो हम लोग अभी सिलेबस भी जो सिलेबस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी हम लोग केवल मॉडर्न के हिसाब से देखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है उसी को केवल देखेंगे। तो देखिए सिलेबस जो है प्रीलिम्स का, अगर आप सिलेबस देखते हैं तो यहाँ पे जो प्रीलिम्स का सिलेबस उसमें केवल एक लाइन में यहाँ बताया गया है कि भारत का इतिहास, ठीक है, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। ज्यादा इसमें और कुछ बातें नहीं कही गई है, केवल इतनी ही बातें इसमें बताई गई हैं कि भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बस, ठीक है। बाकी और कोई बातें नहीं। बाकी और अलग इतिहास है, जैसे यहाँ पे वर्ल्ड के लेवल पे भी इतिहास है अलग, थोड़ा सॉरी मेंस के अंतर्गत है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही इसमें समझ में आएगा, ज्यादा कुछ मतलब समझ नहीं आएगा। मेन हम लोग को कैसे समझ में आता है, हम लोग जब थोड़ा सा मेंस को देखते हैं तब। मेंस को मैं अभी आपको यहाँ पे मेंस का जो सिलेबस है उसको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। देखिए ये हमारा है सामान्य अध्ययन पेपर 1 का, ठीक है। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत प्रश्न पत्र 2 होता है, क्योंकि प्रश्न पत्र जो 1 होता है वो हमारे निबंध के अंतर्गत आता है, तो ये प्रश्न पत्र 2 होता है और जीएस 1 होता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आप अगर देखते हैं तो आपको थोड़ा सा दिखेगा हिस्ट्री को, अगर हम लोग पूरा देखते हैं, ठीक है, तो हिस्ट्री में आपको दिखेगा यहाँ से लेकर के भारत का, ठीक है। उसके बाद से थोड़ा बहुत विश्व का भी है, लेकिन विश्व का उतना ज्यादा आपको दिखेगा नहीं प्रश्न वैसा कुछ, ठीक है। नॉर्मली फिलोसॉफी से लगभग प्रश्न आती हैं, जो फेमस घटनाएं हैं लगभग उसी तरीके से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इतिहास में यहाँ से क्या क्या बातें समझ में आ रही हैं, और लगभग मतलब 99% मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेंस का जो सिलेबस है सेम यहाँ से प्रीलिम्स का प्रश्न सेम इसी बेस पे बनता है। आप लोग को अगर यकीन नहीं होगा तो अभी हम लोग जस्ट इसके बाद से क्वेश्चन देखेंगे, तो आप लोग देखना। देखिए भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की कला के रूप में साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे, ठीक है। तो ये हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत नहीं है, ये हमारा है इतिहास के अंतर्गत, जो सांस्कृतिक इतिहास है उसके अंतर्गत है, ठीक है। अब यहाँ से भी प्रीलिम्स के प्रश्न आते हैं, हालांकि ये मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि ये मेन जो हम लोग आधुनिक भारत जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे संबंधित नहीं है, ये अलग चीज है, ठीक है। लेकिन अब हिस्ट्री के अंतर्गत थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ बस नॉर्मली। उसके बाद से देखिए 18वीं सदी की लगभग मध्य से लेकर के वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, विषय, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब जाते हैं आधुनिक भारत की ओर। इसके अंतर्गत जो घटनाएं हैं एकदम इंपॉर्टेंट एक एक पॉइंट, जैसे ये देखिए महत्वपूर्ण घटनाएं, इसका मतलब इतिहास के अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री में ये अब सिलेबस है ये, तो इसमें ऐतिहासिक घटनाएं आप देखते हैं तो कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं होती है वहां से आपको प्री में भी दिखेगा और मेंस में भी प्रश्न दिखेगा, ठीक है। वैसे ही व्यक्तित्व से आपको प्रश्न दिखता है, हम लोग हमेशा प्रीलिम्स में देखें, मेंस में तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन प्रीलिम्स में भी आपको यहाँ से प्रश्न दिखता है, ठीक है। अब देखिए स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, के विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत, और लगभग आप देखेंगे इसमें प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा प्रश्न यहाँ से बनता है और मेंस में भी यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है। ये पूरा मेंस बेस्ड रहता है लगभग, ठीक है। तो हम लोगों को अभी केवल अगर फोकस कर रहे हैं कि हम लोगों को पढ़ना है कि यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम लोग पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स के दृष्टि से सबसे पहले अभी देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को अभी क्वेश्चन केवल देखेंगे प्रीलिम्स का, जब मेंस का देखें तो मेंस के हिसाब से मैं बात करूंगा। प्रीलिम्स के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत क्या चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ से समझ में आ रही है। तो प्रीलिम्स में आप देखते हैं तो जो एक घटनाएं हैं, जितने भी स्वतंत्रता के लिए जो घटनाएं हुई उन सभी घटनाओं को, आंदोलन आपको दिखेंगे, स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग समझौते हुए आपको दिखेगा, वहां से प्रश्न बना हुआ।
जितने भी अधिनियम वगैरह जो ये लोग अपना प्लानिंग करके जब उस समय बनाए गए थे उस सभी चीजों से प्रश्न बनता है। जो खास व्यक्तित्व हैं समाज सुधार के अंतर्गत आप देखेंगे, या वो किसी न किसी तरीके का क्रांतिकारी कार्य की हिस्ट्री के अंतर्गत, तो आपको प्रश्न वहां से दिखता है। ठीक है, तो ये सिलेबस के अंतर्गत हमारे ये सब बातें थी। ठीक है, तो अब हम लोग ने सिलेबस अच्छे से देख लिया। ठीक है, प्रीलिम्स में आपको बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है, उसका बेस्ट तरीका है मेंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, और वो भी हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग देखना है कि केवल मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से देखें, क्योंकि हम लोग को पढ़ना वही है, तो हम लोग पूरा फोकस केंद्रित होकर के उसी चीज को देखेंगे। अगर इसमें किसी और अगर टॉपिक को हम लोग देखने लगेंगे तो फिर थोड़ा ना कंफ्यूजन होने लगता है, फिर मतलब एक तरीके से एक चीजों पे क्लैरिटी नहीं आएगा, या फिर अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, या फिर भटकाव हो जाएगा। तो हम लोग पूरा का पूरा जो सॉरी मतलब जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसी के संबंधित प्रश्न जो है, उसी से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लोग प्रश्न को देखेंगे, ज्यादा इधर उधर की कोई इसमें बातें नहीं होगी, मैं फटाफट आगे पढ़ता जाऊंगा और जो आंसर है उसका वो भी बताऊंगा। देखिए इसमें मैं एक बार और आपको बता देता हूं कि इसके अंतर्गत हम लोग को 3 चीजें ध्यान में रखना है। सबसे पहला, जब अभी ये मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं तो सबसे पहला आपके माइंड में ये फोकस होना चाहिए कि आप जैसे ही प्रश्न में पढ़ूं और आपको ये सारी चीजें क्लियर करता चला जाओ, तो आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ से कैसे प्रश्न जो है, प्रश्न किस तरीके से फ्रेम किया गया है, कैसे प्रश्न में धीरे धीरे 2012 से लेकर के अभी तक चेंजेस आ रहे हैं, और किस टॉपिक का वैल्यू ज्यादा है, किस तरीके से प्रश्न किस टॉपिक से पूछा जा रहा है। ये दूसरा चीज इसमें ध्यान रखेंगे कि आप अगर पहले कुछ भी पढ़े हैं थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे एक रिवाइज के रूप में जो टॉपिक आपको आंसर पता चल रहा है इस प्रश्न में कि हाँ ये आंसर होगा, तो उसको थोड़ा याद रखने का भी कोशिश कीजिएगा। तीसरा, आप यहाँ पे इस प्रश्न, जितने भी प्रश्न मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ अभी, इन सभी को मैं बताऊंगा, तो एक टेस्ट के रूप में भी इसको समझिएगा। ठीक है, खुद में भी कोशिश कीजिए उस चीज को करने का। ठीक है, ताकि थोड़ा और फोकस बढ़े आपको। ठीक, और जितना ज्यादा हो सके आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा। जैसे आज अभी तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब आप लोग देख रहे होंगे तो मैं जब प्रश्न पढ़ूंगा यहाँ तक पढ़ूंगा, उसके बाद आपको तुरंत जो है कमेंट कर देना है कि जो है यहाँ पे नंबर भी है 153 का ये आंसर होगा। मेरे से पहले आंसर मैं डिस्कस करने से पहले आप लोग एक कमेंट कर दीजिएगा, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, एक जो है ना इन्वॉल्वमेंट, इसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होंगे ना तो आपको फोकस बढ़ेगा कमेंट करने के लिए, सब चीज बोलने से। देखिए हमारे लिए मोटिवेशन, लेकिन आपके लिए दिमाग में ज्यादा बैठता है उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होने से। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप ध्यान में रख करके यहाँ पे पूरे प्रश्न को अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए मैं ये 2012 से शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, अब 2012 के अंतर्गत जितने भी अब यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, और इसी तरीके से आगे चलते हुए हम लोग 2023 तक का प्रश्न देखेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग अच्छा रिवाइज भी कर लें और एक थोड़ा बहुत अच्छा तैयारी भी हो जाता है ये सब चीजों को देखने से। और शुरुआत ही, मैं आपको कई बार बोला हो ना कि ये टॉर्च है, ये हमारा टॉर्च के रूप में है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं अब प्रश्न। पहला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 2012 का। मैं क्वेश्चन नंबर इसी को मान करके चलूंगा, क्योंकि ये लगभग 1995 से है, लेकिन मैं वहां से लेकर के नहीं चलना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ से, क्या है लगभग हिस्ट्री में तो ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन 2012 सफिशियंट है हम लोग को प्रश्न पैटर्न और एक बेहतर तैयारी करने के लिए, यहाँ से समझ अच्छा बन जाता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 153 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन यहाँ पे दलों की स्थापना जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा या फिर की गई थी, यानी ये जो अंबेडकर जी हैं उन्होंने की थी। देखिए अभी सिलेबस के अंतर्गत भी हम लोग देखे थे, तो ये क्या है, एक व्यक्तित्व के अंतर्गत है ये। अब इनसे संबंधित यहाँ पे प्रीलिम्स में प्रश्न पूछ लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला जो है यहाँ पे पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, तीसरा स्वतंत्र लेबर पार्टी। ठीक है, और फिर यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए देख रहे हैं केवल 1 केवल 2,
फटाक से कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं बार बार ये सब नहीं बोलूंगा, मैं तुरंत जितना जल्दी हो सके मैं फास्ट आगे बढ़ूंगा, ठीक है। बी ऑप्शन देखिए कि यहाँ पे केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3, या फिर डी है यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो प्रश्न पूछा गया व्यक्तित्व, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का एक फोकस पॉइंट। दूसरा आपको यहाँ से क्या सीखने को मिला, एक बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सब, ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा आपको, सोचना कैसे वो मैं बता दे रहा हूँ पहले प्रश्न। दूसरा पॉइंट इसमें क्या सीखने को मिला कि जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, इन्होंने ये 2 चीजें, जो मैं आंसर अभी बताऊंगा, आंसर इसका दूसरा और तीसरा है। तो यहां से एक चीज सीखने को मिला, हम लोग समझ में आया कि अंबेडकर जी के द्वारा भारतीय अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ जो है और स्वतंत्र लेबर पार्टी, ये दोनों जो संगठन जो है इसका गठन किया गया है। यानी कि अंबेडकर जी के द्वारा ये 2 चीजें हम लोग को, इनसे 2 फैक्ट तो कम से कम हम लोग को सीखने को मिला कम से कम, है ना। और पैटर्न कैसे समझ में आ रहा है, ठीक है, कि इस तरीके से व्यक्तित्व से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये हो गया पहला, ठीक है। आप देखते हैं 154 का जो प्रश्न है, इसमें 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि, ठीक है, महात्मा गांधी से संबंधित आपको लगभग प्रश्न हमेशा दिखता ही है इसमें कभी ना कभी, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से हम लोग को फिर से ये समझ में आया कि एक व्यक्तित्व से यहाँ से प्रश्न फिर से बना है। और ज्यादातर प्रीलिम्स में आपको इस तरीके से प्रश्न दिखते हैं, मेंस में आपको दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन प्रीलिम्स में मैं आपको बोला नहीं कि दोनों एकदम ज्वाइंट में, मैं हमेशा ज्वाइंट में रख के ही आपको पढ़ाने का कोशिश करता हूं। जो मैं आपको डेली जो हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करते हैं उसमें भी आप देखते हैं कि प्रीलिम्स मेंस को मैं अलग नहीं देखता हूं, क्योंकि अलग है भी नहीं, ठीक है। हम लोग जितना मेंस के बेस से तैयारी करें उतना बेहतर होता है। तो अब गांधी जी के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है, 1932 के समय में इन्होंने जो जिस तरीके से यहाँ पे एक ये मरण पर्यंत उपवास का जो एक यहाँ पे उपवास कर रहे थे उस समय, तो उस चीज के लिए वो मामले से संबंधित यहाँ पे प्रश्न बन गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिए और इस प्रश्न में आपको आंसर कमेंट करके तुरंत बता दीजिएगा, मैं डिस्कस कर रहा हूँ आगे। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए कि गोलमेज सभा भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को यहाँ पे संतुष्ट करने में असफल हुई। बी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता थी। तीसरा, रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। उसके बाद डी है, इस संदर्भ में उपयुक्त ए बी सी कथनों में से कोई भी सही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न बना है। अब आप लोग को यहाँ पे एक चीज, फिर से वही चीज, थोड़ा सा बार बार नहीं बोलूंगा, धीरे से ये चीज रिमूव कर दूंगा मैं, फिर फास्ट बढ़ूंगा, शुरुआत है इसलिए बार बार बता रहा हूँ। यहाँ से क्या सीख गया, एक तो पहला तो प्रश्न आपको टेस्ट में सबसे पहले तो चेक कर लिए, आप क्विक चेक कर लिए कि हाँ मैं यहाँ से पढ़ा हूँ गांधी जी के बारे में, तो हम यहाँ से क्या कुछ याद आ रहा है क्या, तो तुरंत आप क्लिक हो गया कि हाँ आंसर हो सकता है ये होगा, ठीक है। तो ये पहला चीज यहाँ से आप सीखे इस प्रश्न से। दूसरा, इस व्यक्तित्व के द्वारा 1932 में ऐसा क्या किया गया था, तो वो एक याद रखने की कोशिश करेंगे, पैटर्न कैसे बन रहा है, क्वेश्चन कैसे बनाया जा रहा है, ठीक है। ये 3 चीजें हमेशा ध्यान में रखना है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। यहाँ पे है ऑप्शन इसका सी, ठीक है। तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा के कारण से जो है गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, 1 मिनट में चेक करता हूं आपको क्लियरली सारी चीजें दिख रही है ना। देखिए थोड़ा छोटा दिखेगा, और देखिए ये जो इस साइड का जो है ना, ये इस साइड का जो है ये प्रश्न, इसको इग्नोर कीजिएगा अभी, क्योंकि देखिए ये एक बुक से संबंधित चीजें हैं, मैं इसको अपने एक प्रेजेंटेशन के रूप में नहीं बनाया हूँ, ठीक है। तो जो प्रश्न सामने जिस तरीके से उसको मैनेज करके अपने को चलना है, देखिए, लेकिन यहाँ पे हमारे को मेन चीज है कि हम लोग प्रश्न को देखें, ना कि इसके अगल बगल में क्या है उसको, तो हम लोग उस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। चिड़िया का आंख देखना है, ठीक है, निशाना पूरा ध्यान लगा करके। चलिए 155 प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी, फिर से यहाँ पे एक व्यक्तित्व, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। तो यहाँ पे जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा
ये जो आंदोलन है और जो हिस्ट्री है उनके अंतर्गत, उनके व्यक्तित्व के अंतर्गत, उनके जीवन काल में हुई घटनाओं के अंतर्गत यहाँ से संबंधित प्रश्न। तो हम लोग लाइन से लगभग देख रहे हैं कि लगातार व्यक्तित्व से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना। चलिए देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे पहला देखिए कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। और अच्छे से एकदम बहुत लोग जान रहे होंगे दादा भाई नौरोजी के बारे में। और दूसरा देखिए, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। तीसरा, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निवारण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। देखिए आप लोग, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, क्या करूं, भावनाएं हैं, मतलब मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से इन्वॉल्व होकर के अपना बेहतर तैयारी करें, क्योंकि एक बहुत तकलीफ होता है जब अगर आप लोगों का जो लक्ष्य है, क्योंकि ये सब मैं ये चीज कर रहा हूं तो मैं खुद भी फील किया हूं इन सभी घटनाओं को, तभी मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि वो दुख कम से कम आप लोगों को ऐसा दुख ना हो कि मैं कम अच्छे से तैयारी नहीं कर पाया, कम ही कर दिया, तो ये तकलीफ ना रहे। आप लोग दिल से तैयारी करें अच्छे से, ठीक है। तो देखिए जो भी प्रश्न आप लोगों को, भले ये प्रश्न पहला नहीं आया, दूसरा आ गया, कोई तीसरा, ये जैसे ये प्रश्न अगर अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये प्रश्न का आपको आंसर पता है तो मेरे आंसर बताने से पहले तुरंत आप 155 कीजिए और लिख दीजिए कि ए ऑप्शन, बस, ठीक है। राइट आंसर है कि नहीं है आप उस चीज को तुरंत कमेंट करके लिख दीजिए। इन्वॉल्व होंगे आप खुद, आपको देखिए, आपको फील होगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इससे आप थोड़ा सा मतलब एक इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं मैं कि आप इस तरीके से कीजिए बोल करके, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग जो ये दादा भाई नौरोजी हैं, इनके व्यक्तित्व के बारे में फिर से यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब इनके द्वारा जो है यहाँ पे इनका जो यहाँ पे इस प्रश्न से संबंधित जो आंसर है वो रहेगा ए, ठीक है। आप देखेंगे दादा भाई नौरोजी, हम लोग जो इकोनॉमी है उसमें भी हम लोग काफी अच्छे से इनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, यही इन्होंने एक अभिव्यक्ति यानी कि उजागर करने की कोशिश की थी इनकी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न किस तरीके से पूछा गया है, 2012 का ही अभी सारे प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। देखिए 156 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि पहला, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का एक संकल्प पारित किया। देखिए ये मतलब अधिवेशन, जितने भी इस तरीके का अधिवेशन वाली घटनाएं हैं उन सभी से प्रश्न यहाँ बना है। दूसरा देखिए, इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया। तीसरा, इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है बताया जा रहा है। तो अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है, उस ऑप्शंस को देख करके आपको आंसर देना है। देखिए ऑप्शन ए है केवल एक, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3 और डी है यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो करके आप लोग इसका आंसर दीजिए, लगातार पूरा ध्यान से देखिए। अगर आप लोग थोड़ा सा धैर्य रख करके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो ये एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं इसको आप नहीं देख रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं ना, तो फिर व्यर्थ है। आप लोगों को सच बता रहा हूँ, तकलीफ होगा फिर। अच्छे से आप लोग मतलब एक तरीके से जिस तरीके से मेहनत करना चाहिए वैसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग यही वीडियो देखिए, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, वो बात है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर आपको अभी बता रहा हूँ, अगर आप लोग नहीं जान रहे हैं, उस चीज को नहीं समझ रहे हैं, बल्कि अगर देखे भी हैं, पढ़े भी हैं, तो और एक बार इन्वॉल्व होकर के पढ़िए ताकि और आपको बेहतर समझ हो, ठीक है। कोई भी आदमी महाज्ञानी नहीं बनता है एक बार ऐसे पढ़ लेने से, चाहे 10 बार भी पढ़ते हैं, फिर 11वें बार पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। अब ये मेरे नजरिए से आप लोग अगर देख रहे हैं यहाँ पे तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये हमारा टॉर्च है, टॉर्च आपका जितना बेहतर लाइट उससे जितना फोकस निकलेगा ना उतना ज्यादा आपको रास्ता क्लियर दिखेगा। तो टॉर्च का जो बैटरी है उसका फुल रखिए बैटरी को, ठीक है। तो इसमें क्या आपको यहाँ पे आंसर आपको समझ में आ रहा है? आंसर तुरंत कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे बताता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन ए होगा
कांग्रेस ने जो है यहाँ पे पूर्ण स्वराज्य की यहाँ पे मांग का एक संकल्प पारित किया था 1929 जो लाहौर अधिवेशन है। ठीक है, इसलिए खास करके जो है चर्चित है ये अधिवेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को ये चीज सीखने को मिला, प्लस हम लोग को पैटर्न भी समझ में आया। ठीक है, काफी अच्छे से हम लोग हिस्ट्री का जो क्लास चलेगा वो जो चलेगा, इसका मेरा पढ़ाने का इस तरीका जो पहला वीडियो है वहीं से पूरा एक एक चीज हर चीज जुड़ा हुआ होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा और भी फोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद में लगातार यहाँ पे अलग से लगातार क्लास पे क्लास आते रहेंगी और फिर आप लोग कहीं बीच में छूट जाएगा या फिर ये पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे कि मैं किस तरीके से किस पैटर्न से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा लास्ट तक धैर्य रख करके अच्छे से देखिएगा। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 157 का, ये भी 2012 से ही संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता है। तो इस अधिनियम से प्रश्न पूछ लिया गया है, अधिनियम से संबंधित भी प्रश्न यहाँ से पूछा जाता था। तो आप देखिए यहाँ पे पहला है प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन का यहाँ पे आरंभ करना। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का आरंभ। तीसरा, प्रांतों के लिए केंद्र के द्वारा विधायी अधिकार का यहाँ पे अंतरण। ठीक है, नीचे दिए गए उपयोग नीचे दिए गए का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे चुनने के लिए कुछ बातें बताई जा रही है, यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन ए है, देखिए ऑप्शन ए है यहाँ पे केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है यहाँ पे 1 और 3 और डी है यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, तो इसमें आपको सही आंसर होगा 1 और 3। 1 और 3 में क्या चीजें हम लोग सीखने को मिली, तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 और 3 यानी कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ करना और प्रांतों के लिए केंद्र के द्वारा विधायी अधिकार यहाँ पे का अंतरण करना। तो ये दो चीजें इसमें हम लोग को समझ में आया कि ये जो अधिनियम है इसके अंतर्गत ये विशेषताएं थी। ठीक है, तो 2 पॉइंट कम से कम हम लोग को याद हो गया, या फिर हम लोग उसको कम से कम थोड़ा बहुत तो ध्यान रखे ना। सॉरी, यहाँ पे शायद 1 और 3 है ना, 1 और 3 है, सॉरी देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये 1 और 3 है, 2 और 3 नहीं है, 1 और 3 है। ये प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन का आरंभ करना। ठीक है, द्वैध शासन का आरंभ करना और फिर ये प्रांतों के लिए केंद्र के द्वारा विधायी अधिकार का अंतरण करना। ठीक है, 1 और 3 थोड़ा सा देखिएगा, सॉरी। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया अचानक से बोलने में। तो ये प्रांतों की यहाँ पे कार्यकारी सरकार के द्वैध शासन का आरंभ यहाँ पे ये किया गया इसमें 1919, और फिर यहाँ पे प्रांतों के लिए यहाँ पे केंद्र के द्वारा विधायी अधिकार का अंतरण। ठीक है, इसके बारे में ये दो चीजें हम लोग को यहाँ से सीखने को मिला। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य से पूछा गया है यहाँ पे। तो रोलेक्ट एक्ट के यहाँ पे उद्देश्य देखिए कि क्या था इसमें। ऑप्शन ए है युद्ध प्रयासों के लिए यहाँ पे अनिवार्य आर्थिक सहायता। फिर है बी परीक्षण तथा सारांश प्रक्रियाओं के बिना ही यहाँ पे कारावास। सी है खिलाफत आंदोलन का दमन, और डी है यहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लागू करना। थोड़ा सा मतलब वो हो गया है ना, मतलब सर्दी हो गया, दिमाग मतलब एक होता है ना नाक जाम हो जाता है, तो वैसा कुछ थोड़ा बेचैनी टाइप से लगता है, इसलिए आवाज भी थोड़ा आप लोगों को चेंज आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ जहां तक पढ़ा सकूं। उसके बाद से फिर हम लोग अगला वीडियो लेकर के आऊंगा और इसको पूरा 2023 तक हम लोग प्रश्न डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये 158 का जो यहाँ पे प्रश्न है, जिसको भी पता हो तुरंत फट से कमेंट कीजिएगा। मैं तो बता ही रहा हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग खुद चेक कीजिए अपने आप को। प्लस सीखने को मिल रहा है कि रोलेक्ट एक्ट का यहाँ से उद्देश्य हम लोग समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य था ये
क्या उद्देश्य था? परीक्षण और सारांश प्रक्रियाओं के बिना ही मतलब कारावास। ठीक है, तो रोलेक्ट एक्ट में आप देखे होंगे इस तरीके की यहाँ पे भावनाएं दिखी होंगी। ठीक है, तो परीक्षण तथा यहाँ पे सारांश प्रक्रियाओं के बिना ही कारावास। अब आगे देखिए, यहाँ पे 159 का प्रश्न है, और ये प्रश्न आप 2013 में देखिए कि 2013 में किस तरीके से पूछा गया। देखिए, बंगाल में तेभागा किसान आंदोलन की मांग थी। ऑप्शन ए है फसल के आधे से घटाकर 1/3 तक जमींदारों की हिस्सेदारी में कमी। बी, किसानों को भूमि के स्वामित्व का अनुदान क्योंकि वे भूमि के वास्तविक कृषक थे। सी, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और अधर्म का अंत। डी, सभी किसान ऋणों को छोड़ना। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें है, जिन लोगों को भी पता होगा तुरंत यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और ये देखिए ये कैसे आंदोलन से प्रश्न बना। ठीक है, तो बंगाल में तेभागा आंदोलन, हम लोग किसान आंदोलन, लगभग हम लोग ये सारी चीजों को हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहीं से ये प्रश्न बन गया है, और ये जो आंदोलन था इसकी मांग थी यहाँ पे, ऑप्शन ए इसका सही है, फसल के आधे से घटाकर 1/3 तक। ठीक है, 1/3 तक अब यहाँ पे जमींदारों की हिस्सेदारी में कमी करने की मांग की जा रही थी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। एनी बेसेंट, फिर से एक व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है व्यक्तित्व से। तो एनी बेसेंट थी, हालांकि ये 2013 है, लेकिन इतिहास से संबंधित ज्यादा पैटर्न में चेंजेस नहीं आया है लगभग। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा इसमें भी ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा जा रहा है अभी भी कि आगे चल करके, कि अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका मतलब एक दिमाग कंफ्यूज होते चला जाएगा, ऐसा भी होता है ना। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग उसी तरीके से तैयारी करेंगे। लोग पास कर रहे हैं, लोग आगे एग्जाम निकाल रहे हैं, तैयारी मतलब कहीं ना कहीं वो लोग का, अगर वो लोग का एग्जाम निकल रहा है तो वो लोग कहीं ना कहीं अपना उस तरीके से तो पढ़ ही रहे होंगे ना। तो जो वो लोग पढ़ रहे होंगे वो लोग तो दूसरा चीज तो पढ़ नहीं रहे होंगे, वो लोग भी हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। तो चलिए 160 का देखिए, एनी बेसेंट थी। ठीक है, ऑप्शन ए है होम रूल आंदोलन शुरू करने के लिए यहाँ पे जिम्मेदार। ठीक है, फिर बी है यहाँ पे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक, और सी है यहाँ पे एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही कथन का चयन कीजिए। देखिए यहाँ से आप तो सबसे पहले तो अपना एक चेक करेंगे, टेस्ट चेक करेंगे, ऑप्शन क्या हो सकता है, इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है उसको चेक करेंगे। दूसरा चीज आपको यहाँ से ये समझ में आए कि एनी बेसेंट के बारे में कुछ खास बातें जुड़ा हुआ, उनसे कुछ खास बात जो है वो। तो इसमें जो है यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, इसमें देखिए ऑप्शन ए है केवल 1, बी है 2 और 3, और सी है 1 और 3, और डी है 1 2 3। इनमें सही आंसर है यहाँ पे केवल 1 और 3, तो 1 और 3 इसमें सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है, तो इस ऑप्शन को आप हटा सकते हैं यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, तो ये जो है होम रूल आंदोलन शुरू करने के लिए एक मतलब यहाँ पे करने के लिए जिम्मेदार थी। ठीक है, उसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे कि एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही। ठीक है, इनके बारे में यहाँ पे देखिए कि ये जो जब होम रूल यहाँ पे शुरुआत हुआ था आंदोलन, तो ये उसमें थी। ठीक है, और ये आयरिश होम रूल लीग से भी प्रभावित थी। ठीक है, 1917 में ये जो है यहाँ पे 1917 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी इन्होंने किया था। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी जो स्थापना, ये वाला बात बोला जा रहा है, ये इन्होंने नहीं की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 161 प्रश्न देखते हैं इसमें। 161 प्रश्न 2013 से संबंधित प्रश्न है मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ। साइमन कमीशन जब भारत आया तो फिर इस पे लोग आंदोलन करने लगे।
ठीक है, तो क्यों आंदोलन करने लगे यहाँ पे, इस संबंधित में यहाँ पे आंदोलन क्यों हुआ ये बताना है आपको। ऑप्शन ए देखिए, भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपको इस तरीके का यहाँ पे बातें कर रहा है। देखिए बी कि साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संस्तुति की थी। ठीक है, सी है साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। डी साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का यहाँ पे सुझाव दिया था। अगर आप लोग थोड़ा भी एक दो बार भी पढ़े होंगे तो आप लोग तुरंत क्लिक किया होगा कि साइमन गो बैक टेक, साइमन यहाँ पे जो भारतीय सदस्य नहीं थे इस कारण से विरोध कर रहे थे, तो बहुत लोगों को एक क्लिक कर गया होगा ये वाला प्रश्न। ठीक है, तो इसका जरूर आप लोग कुछ ना कुछ आप लोग ऑप्शन, आप लोग इसका आंसर जरूर दिए होंगे। अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं फ्यूचर का कल्पना मतलब कर रहा हूं, ऐसा आप लोग देखेंगे तो इसका कमेंट करेंगे ऐसा कुछ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 162 प्रश्न। 162 प्रश्न में देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रक्रिया से प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है कैबिनेट मिशन योजना, बी है क्रिप्स प्रस्ताव, सी है क्रिप्स कमीशन रिपोर्ट और डी है यहाँ पे वेवेल योजना। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, आपको इसका सही आंसर बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसमें देखिए सही आंसर है बी क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको जो 3 पॉइंट हमेशा हर प्रश्न में आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार उसको बोलूंगा तो टाइम लगेगा। फिर क्या चीज हम लोग को अच्छे से इसमें पहले तो अपने को टेस्ट देना है क्या सही है नहीं है, फिर हम लोग को इससे सीखना है, फिर हम लोग को एग्जाम जो है उसका पैटर्न समझना है कैसे प्रश्न फ्रेम किया जा रहा है। 163 स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में ऑप्शन ए यहाँ पे कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई, बी कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया, सी सहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ, डी लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो तुरंत कमेंट करके बता दीजिए अगर आप लोग को जानकारी होगा तो। चलिए ठीक है, तो आप लोग अभी तक तो इतना में कमेंट कर ही दिए होंगे, आप लोगों की जानकारी होगा तो इसका सही आंसर है यहाँ पे कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं, और ये 2014 से प्रश्न है। ठीक है, 2014 में इस तरीके से पूछा गया था प्रश्न। अब देखिए अगला प्रश्न, ये आपको दिख रहा है ना, ठीक है ना, सारी चीजें देखिए, थोड़ा बहुत छोटा दिख रहा होगा लेकिन थोड़ा सा मैनेज करेंगे। देखिए 164 का ये है कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक, पहला, इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की, दूसरा, इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया, तीसरा, इसने आईसीएस में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया। नीचे दिए कोड का सही प्रयोग करके उत्तर चुनिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए देखिए केवल एक, यहाँ बी है 1 और 2, और सी है 1 और 3, और डी है कोई नहीं। ठीक है, तो अब इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोगों ने अभी तक दे दिया होगा, तो इसमें पहला है सही आंसर कि एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी। ठीक है, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत देखिए कुछ बातें और, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए क्योंकि मैं आपको 3 बातें रखने के लिए बोला। पहला तो आप अपने आप को चेक करेंगे, दूसरा आप कुछ सीखेंगे, तीसरा आप एग्जाम के पैटर्न को समझेंगे। ठीक है, तो कुछ सीखने के संदर्भ में, क्योंकि देखिए मैं अब यहाँ पे बता रहा हूँ तो मैं आपको आंसर सारी चीजों को थोड़ा सा व्याख्या जो चीजें कर सकता हूँ जितना उस चीज को देख रहा हूँ करने का कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये जो है जो कैबिनेट मिशन है, ये अपना जो सिफारिश है, वो सिफारिश की घोषणा जो है यहाँ पे 16 मई को की थी। ठीक है, 16 मई 1946 को।
ठीक है, 16 मई 1946 को की थी। और इनके द्वारा जो घोषणा जो सिफारिशें की गई थी जो इसमें इसके अंतर्गत, उसमें प्रमुख बातें कुछ कुछ बातें जैसे कि भारत की यहाँ पे एकता बनाई रखी जाए, इस तरीके की इसमें एक पहली सिफारिश की गई। ठीक है, दूसरा यहाँ पे सिफारिश इसमें किया गया कि भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा यहाँ पे देशी रियासतें शामिल होंगी, इस तरीके की इसमें प्रस्ताव शामिल किए गए। उसके बाद से यहाँ पे मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को यहाँ पे अस्वीकार कर दिया गया, ये भी इसमें बातें की गई। ठीक है, उसके बाद से संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों की प्रतिनिधियों के द्वारा की जाए, इस तरीके की भी इसमें सिफारिश की गई। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें थोड़ा सा पढ़ रहे हैं इस समय, तो हम लोग ये सब हल्का फुल्का जानकारी लेते हुए आगे चलेंगे। अब हम लोग 2015 तक देखेंगे, लास्ट 2015 तक हम लोग देखेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा एक मतलब अच्छा फील भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लंबा भी वीडियो भी लंबा हो जाता है तो फिर आप लोग भी परेशान होते हैं। लगभग 40 मिनट तक का तो हो ही गया। ठीक है, तो आगे देखिए, हम लोग लगभग ये 2015 तक करते हैं, फिर मैं अगला पार्ट भी लेकर के आऊंगा और उसको कंप्लीट करेंगे। देखिए 165 का जो प्रश्न है उसको देखिए, इसमें किस तरीके से पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम और गरम दल का उद्भव हुआ। 2015 में ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है हुआ था, बहुत लोगों को पता होगा। ठीक है, तो इसमें सही आंसर होगा, तुरंत कमेंट अभी कर दिए होगे ना आप लोग, ऑप्शन ए सही आंसर होगा, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है ना, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के बारे में अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी देखेंगे तो 2005 में हुआ था। ठीक है, और इस समय मैं बहुत सारी चीजें अच्छी से सारी बातों को इसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी छोड़ देते हैं क्योंकि अभी थोड़ा समय ज्यादा हो गया है। 166 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये भी 2015 में पूछा गया था, तो ऑप्शन ए है इसमें। इसने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और करों की चोरी की वकालत की। बी है यह सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित करना चाहता था। सी इसने अल्पसंख्यकों और उत्पीड़ित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की वकालत की। तो ए बी सी यहाँ पे नीचे देखिए कौन से सही है इसमें से, तो ऑप्शन है इसमें केवल 1 और 2, फिर ए बी सी डी दे दिया गया है 1 2 3 4, 1 2 3 होगा। ठीक है, तो केवल 1 और 2, यहाँ पे बी है केवल 3, और यहाँ पे सी है 1 2 3, और डी है इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें लगभग इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में जो भी यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, सब इसमें गलत था। उस समय का ऑप्शन इस तरीके से नॉर्मल तरीके से ही बनाया जाता था, बहुत ज्यादा अलग नहीं बनाया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 167 रॉलेक्ट सत्याग्रह के संदर्भ में। तो इस तरीके से सत्याग्रह हम लोग देखे थे ना सिलेबस में भी, ऐसे ऐसे जितने भी स्वतंत्रता से संबंधित जितने भी इस तरीके के जो आंदोलन वगैरह टाइप से हुए हैं उन सभी के बारे में पूछा जाएगा प्रश्न। तो रॉलेक्ट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है रॉलेक्ट अधिनियम यहाँ पे सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित थी, पहला। दूसरा, रॉलेक्ट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। तीसरा है साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेक्ट सत्याग्रह साथ साथ हुए। ठीक है, अब नीचे दिए गए यहाँ पे कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 1 और 2, और यहाँ पे सी है केवल 2 और 3, और यहाँ पे डी है 1 2 3। ठीक है, तो रोलेक्ट सत्याग्रह सभी चीजों को हम लोग अच्छे समझेंगे, लेकिन खास करके अभी तो हम लोग ज्यादा डीप नहीं देखेंगे। ठीक है, तो रोलेक्ट सत्याग्रह बहुत लोगों को पता होगा, तुरंत आंसर कमेंट करके बताइए क्योंकि अब मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है पहला और दूसरा जो है सही है। ठीक है, काफी लोगों को याद होगा सेडिशन कमेटी के बारे में।
चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे 168 प्रश्न जो है इसमें आपको दिखेगा कि निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए यहाँ पे तंजौर तट पर एक यहाँ पे मार्च का आयोजन किया। ठीक है, तो इस तरीके से फिर से ये एक व्यक्तित्व से प्रश्न जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या है। पहला ये ऑप्शन जो है यहाँ पे वी ओ यहाँ पे चिदम्बरम पिल्लई, बी है सी राजगोपालाचारी और सॉरी बी है सी राजगोपालाचारी और सी है यहाँ पे के कामराज और डी है एनी बेसेंट। ठीक है, तो इसमें जो है जो तंजौर तट से संबंधित जो है यहाँ पे सी राजगोपालाचारी, बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 169 का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। दूसरा, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष यहाँ पे बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, उपयुक्त में से यहाँ पे कथनों में से जो सही है उसको बताना है। तो ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल दो और सी है केवल एक और दो और यहाँ पे न तो एक न तो दो, डी ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें से क्या सही आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता दीजिए इसमें क्या सही आंसर हो सकता है। और लगभग देखिए 2015 तक लास्ट है, 2016 से मैं अगला जो वीडियो आएगा उसके अंतर्गत मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि अभी लंबा वीडियो भी हो गया। चलिए ठीक है, इसका जो इसमें सही आंसर होगा, आप लोगों को पता है कि इसमें जो है ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है यहाँ पे बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं इससे पहले जो एनी बेसेंट के बारे में बात किए थे, वो वहाँ पे जो है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, और इन्होंने जो है जो एनी बेसेंट जो है वो 1917 में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसके अंतर्गत इन्होंने अध्यक्षता भी किया था। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग फिर अगले वीडियो में करते हैं। अभी के लिए इतना ही। ठीक है, बताइए एक बार कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को। ठीक है, इस तरीके से ही हम लोग तैयारी, देखिए तैयारी का एक तरीका होता है सीक्वेंस वाइज, समय एकदम बेहतर तरीके से चले हम लोग। पहले समझे कि जो यूपीएससी है वो कैसे क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, ताकि हम लोग उस हिसाब से जो है हम लोग पढ़ाई कर सकें, उसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो इसलिए मैं पहले प्रश्न पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, प्रश्न और सिलेबस पे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।